हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से दिक्कत आ गई थी, वीडियो वहीं पे रुक गया था, तो मैंने उसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर दिया। पार्ट 1 आप देख सकते हैं, अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो पहले जा करके वो पार्ट 1 देखे, फिर यहाँ पर पार्ट 2 में वो आकर के आगे से कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं सॉइल एज ए रिसोर्स की बात करने जा रहे हैं। बात हमारी यहीं पर रुक गई थी। सॉइल कहते हैं जो हमारे अर्थ की सरफेस है उसकी जो सबसे अपर लेयर होती है उसको सॉइल कहते हैं। ठीक है, इसमें मिनरल पार्टिकल्स होते हैं। वो कहाँ से आते हैं? बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, वेदर्ड मिनरल पार्टिकल्स। ठीक है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाटर एंड एयर। बड़े बड़े पत्थरों के टूटने से या मिनरल पार्टिकल्स के टूटने से या किसी ऑर्गेनिक मैटर के ख़त्म होने से, वहाँ पे डिके कर जाने से, ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से उसमें कुछ मटेरियल जाकर के आकर के मिनरल्स मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होता है सॉइल का? सॉइल ही वो मीडियम है जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं। प्लांट्स हमें फूड देते हैं, जितने भी लैंड क्रिएचर्स हैं सबके लिए। ठीक है, इसलिए जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सारी की सारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सॉइल पर डिपेंड करती हैं फूड के लिए। ठीक है, सॉइल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर इंडिया बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इंडिया एक एग्रीकल्चरल वाली कंट्री है और यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। की सॉइल हमारी फर्टाइल होनी चाहिए, अदरवाइज़ फिर खेती उस पर प्रॉपर सही तरीके से नहीं हो पाएगी। आप मेहनत तो करेंगे बट आपको उसका रिजल्ट पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल सबसे ज़रूरी चीज़ है इंडिया के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते फिर कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पे नाम दिया जो इंडिया में उगाए जाते हैं, खेती होती है। सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब। ठीक है, सक्सेसफुल फार्मिंग डिपेंड्स लार्जली ऑन द सॉइल। अगर आपको फार्मिंग अच्छे तरीके से करनी है तो आपको सॉइल का ध्यान देना पड़ेगा। रिच डीप फर्टाइल सॉइल ऑफ द गंगा प्लेन स्पेशली इस डेल्टा एंड कोस्टल प्लेन ऑफ केरला सपोर्ट हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन थ्रू एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी। जो गंगा प्लेन है, ठीक है, जहाँ पे वो डेल्टा बनाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जहाँ बनता है, और कोस्टल प्लेन ऑफ केरला जो है वहाँ पे हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को खिलाने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खिलाने के लिए वहाँ की सॉइल के अंदर इतनी क्षमता है। डेल्टा क्या होता है? नदियाँ जहाँ पर जा कर के समंदर में मिल जाती हैं तो अपने साथ लाई मिट्टियाँ वहाँ पर इकट्ठा करती जाती है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, तो उसको डेल्टा कहते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा वापस आते इधर। अब पहला कुछ चीज़ें सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है इसको देख लेते हैं। मिट्टी मतलब ऊपर वाली मिट्टी बनती कैसे? अच्छा, जो हिंदी वाले हैं उनको बता दूं, सॉइल को हिंदी में कहते हैं मृदा। अगर आप कहीं देखिएगा मृदा, मृदा का मतलब होता है सॉइल। ठीक है, इसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड इट्स फर्टिलिटी। कई सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सॉइल का फॉर्मेशन और उसकी फर्टिलिटी डिपेंड करती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में यहाँ पे दिया। पहला क्या? पेरेंट मटेरियल क्या है? द सोर्स ऑफ द रॉक फ्रेगमेंट्स दैट मेकअप सॉइल इट्स, हाँ ठीक है, द सोर्स ऑफ द रॉक फ्रेगमेंट्स दैट मेक्स अप सॉइल इज पेरेंट मटेरियल। मतलब जिस पत्थर से टूट करके वो सॉइल बनी है उसको हम पेरेंट मटेरियल कहते हैं। अब या तो बेड रॉक के टूटने से बनी हो, या लूज सेडिमेंट्स या ट्रांसपोर्ट होकर के कहीं से आई हो, पानी से होकर के आई हो, कि पानी कहीं पत्थर के बगल से जा रहा था और पानी रोज़ पत्थर को थोड़ा थोड़ा घिसते हुए जा रहा है, तो उससे वो पत्थर के टुकड़े वहाँ पे आकर के इकट्ठा हो गए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इन दिस प्रोसेस द रॉक्स आर कन्वर्टेड इनटू फाइन ग्रेन्स। रॉक जो होती है, जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े, वो फाइन ग्रेन्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में, ऐसे छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जहाँ ये टुकड़े ज़्यादा इकट्ठा होंगे तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर आपकी मिट्टी बन जाएगी, ऐसे टुकड़े वहाँ पर हो जाएंगे इकट्ठा। ठीक है, The soils of northern plains of India have been largely derived from the depositional work of the Himalayan rivers. जो हमारा नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन है, मतलब कि ये अवध के आसपास का जो एरिया है वहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ के जो प्लेन्स हैं। अब क्या होता है ना, जितने भी बड़े बड़े पहाड़ हैं वो नॉर्थ के साइड में, हिमालय और जो भी पहाड़ वहाँ से निकलती नदियाँ जब वहाँ से चल करके आती हैं तो अपने साथ में मिट्टी को काटते हुए, बड़े बड़े पहाड़ों को, पत्थरों को काटते हुए आती हैं और अपने साथ में सॉइल से लेकर के वहाँ पे आती हैं, सॉइल बनाती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रिवर क्या करती है? धीरे धीरे डिपॉजिट करती, इकट्ठा करती वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। उसको हम बोलते हैं एलुवियम। क्या बोलते हैं? एलुवियम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, These soils have little relation with the original rocks. इनका उस ओरिजिनल रॉक के साथ में थोड़ा सा ही रिलेशन होता है। दूसरी तरफ जो पेनिनसुलर प्लेटू हमारे होते हैं वहाँ पे कोर्स ग्रेन होते हैं। ठीक है, पहले समझिए फाइन ग्रेन क्या होता है, कोर्स ग्रेन क्या होता है। ठीक है,
आपने कहीं देखा होगा मिट्टी, कहीं मिट्टी के दाने थोड़े बड़े बड़े थोड़े मोटे मोटे होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे होते हैं, कहीं पे ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोर्स ग्रेन, जो थोड़े मोटे मोटे होते हैं, ठीक है। और एक होता है फाइन ग्रेन, जो इतने इतने होंगे, ये है फाइन ग्रेन। मिट्टी ये भी है, मिट्टी ये भी है, लेकिन ये फाइन ग्रेन है। फॉर एग्जाम्पल, अब तो शायद पता नहीं आप लोग को, पहले क्या होता था गाँव में, अभी आप देखते होंगे गेहूँ पिसवा करके आटा बनाया जाता है। तो गेहूं को वो 2 बार 3 बार मशीन में डालते हैं, मशीन में डाला आटा निकला, उसी आटे को दोबारा फिर मशीन में डालते हैं ताकि वो और महीन हो जाए। तो जितना ज़्यादा महीन होगा उसको बोलते हैं फाइन ग्रेन, ठीक है। तो जो पेनिनसुलर प्लेटू वाला जो एरिया है वहाँ पर कोर्स ग्रेन पाए जाते हैं, वहाँ पर थोड़े से मोटे मोटे दाने होते हैं और पेरेंट रॉक से वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, ज़्यादा वो रिलेट करते हैं अपने पेरेंट्स रॉक से जहाँ से वो बन करके निकले हैं, ठीक है। रिलीफ क्या होता है? रिलीफ इन्फ्लुएंसेस द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इन मेनी वेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग, कहाँ गया, द स्लोप ऑफ लैंड, ठीक है। हाँ ठीक है, स्लोप ऑफ लैंड की बात कर रहा है। स्टीप स्लोप इनकरेज द स्विफ्ट फ्लो ऑफ वाटर, सो स्टीप स्लोप यूजुअली हैव अ थिन सॉइल लेयर। रिलीफ का मतलब होता है कि वहाँ की हाइट कितनी ज़्यादा है, लो रिलीफ एरिया या जेंटल स्लोप, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बना के बताता हूँ, कहीं पे ज़मीन कुछ ऐसे होगी, कहीं पे थोड़ी सी ऐसे होगी, ठीक है। जहाँ पे ऐसे होगी यहाँ मिट्टी ज़्यादा कटेगी, यहाँ पे मिट्टी कम कटेगी, इसी की बात हो रही है बस, यहाँ पे और कोई बात नहीं हो रही है। क्लाइमेट के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती, कैसे? टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब रेनफॉल, बारिश, आर द क्लाइमेटिक वेरिएबल्स ऑफ ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस इन सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन में इन 2 चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। केमिकल चेंज होता है, बायोलॉजिकल चेंज होता है प्रेशर में सॉइल में, तो उससे क्या होता है ना कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है या घटता है तो मॉइस्चर वो सोखते हैं और मॉइस्चर की कमी भी बनती है, इससे भी पत्थर वगैरह टूटते हैं थोड़ा सा, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहा है, वेजिटेशन ऑफ वेरियस काइंड ग्रोइंग इन सॉइल परफॉर्म सर्टेन वाइटल फंक्शन। हर जगह का जो अलग अलग वेजिटेशन होता है इसका भी एक फ़र्क पड़ता है, कैसे? द डिकेड लीफ मटेरियल एड्स मच नीडेड ह्यूमस टू सॉइल, देयरबाय इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। ह्यूमस क्या होता है? जो पत्तियां वगैरह होती पेड़ की या कुछ फूल वगैरह गिर गए तो गिर के वो सड़ जाते हैं वहाँ पे, उसी को बोलते हैं हमस, उसको बोलते हैं हमस। तो अब जो चीज़ें ज़मीन पर गिर रही हैं तो वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर ही इकट्ठा हो जाएंगी, तो हमस से क्या होगा कि फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी वहाँ पर, ठीक है। आपने देखा होगा कि घर में लोग गड्ढा बना करके कुछ उसमें जो घर का खाने वाला कूड़ा होता है वो इकट्ठा करते हैं, सब्जियों के छिलके ये सब वगैरह, कहते हैं ज़मीन की से फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, वही काम हमस का होता है, ठीक है। रूट्स जो होती हैं अलग अलग एरिया में जो पेड़ वगैरह होते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके पकड़ के रखने का काम करती हैं, इससे जो हमारी सॉइल होती है ना वो पानी वगैरह जल्दी कटती नहीं है, ठीक है। अच्छा, सॉइल रिसोर्स ऑफ इंडिया देखते हैं कि इंडिया में किस किस तरह की सॉइल पाई जाती है, ठीक है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट डायमेंशंस विद वेरिएड कंडीशंस ऑफ जियोलॉजी, रिलीफ, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। इंडिया में बहुत दूर तक ये फैला हुआ है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे जियोलॉजिकल लेवल पर। रिलीफ मतलब कि कहीं ज़मीन कम ऊंची है कहीं ज़्यादा, क्लाइमेट और वेजिटेशन यहाँ पे डिफरेंस आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। On the basis of the factor responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soil in India can be classified into different type। मतलब इंडिया में इतने तरह की मिट्टी मिलती है, अलग कलर होता है, अलग टेक्सचर होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। तो इंडिया की जो सॉइल है उनको कुल इतने तरीकों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट, फॉरेस्ट, एरिड सॉइल, ठीक है। एक एक करके हम इन सब के बारे में बारी बारी से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं एलुवियल सॉइल के बारे में। ये नाम पीछे भी आया था, आपने भी देखा होगा। इंडिया में, ठीक है, इस कंट्री में टोटल जितनी भी मिट्टी पाई जाती है, सॉइल जो पाई जाती है, उसका लगभग 45.6%, कितना? 45.6, मतलब लगभग आधा ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री ये एलुवियल सॉइल पाई जाती है वहाँ पे। एलुवियल सॉइल कैसे बनती है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है, मतलब ही एक जगह से दूसरी जगह पर आई है। कैसे? सेडिमेंट्स, पानी से होकर के आई है, पानी ने इकट्ठा करा है इसको इंडो गैंगेटिक प्लेन में, ठीक है, गंगा नदी के प्लेन में वहाँ पे इकट्ठा करा है, इंडस और गंगा नदी के प्लेन में, ठीक है। दस द पेरेंट मैटर ऑफ दिस सॉइल इज ऑफ ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन, ये जहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के आई है इनका पेरेंट मटेरियल वहाँ पर है। दिस सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसमें सैंड भी पाया जाता है, सिल्ट भी पाया जाता है, क्ले भी पाया जाता है। इन द अपर कोर्स ऑफ द रिवर द सॉइल इज कोर्स, मतलब नदी अगर कहीं से निकल करके आ रही है, मान लीजिए नदी आपकी यहाँ से ऐसे ऐसे पहाड़ों से निकल करके आ रही है, तो जो नदी का ऊपर वाला हिस्सा है, इस हिस्से में जो हमको सैंड मिलेगी वहाँ पर,
वो थोड़ा सा क्या होगी, मीडियम कोर्स होगी, मतलब यहाँ पर तो मोटे मोटे दाने होंगे, मोटे मोटे दाने होंगे, बीच वाले में आएंगे थोड़ा सा मीडियम ग्रेन मिलेगा, और सबसे नीचे आएंगे सबसे फाइन ग्रेन आपको मिलेगा वहाँ पर लोअर कोर्स, ठीक है, निचले हिस्से में फाइन ग्रेन बहुत महीन महीन मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और पार्टिकल, सॉइल्स आर डिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू देयर एज एज वेल, सॉइल को उसकी एज के हिसाब से भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। दो तरह की एलुवियम सॉइल पाई जाती है, एक होती है ओल्ड एलुवियम, उसको भांगर कहते हैं, दूसरी होती है न्यू एलुवियम, उसको खद्दर भी कहते हैं, ठीक है। द ओल्ड एलुवियम्स ऑफन कंटेन कंकड़ मॉड्यूल्स, इसमें कंकड़ होते हैं, ठीक है, विच कैल्शियम कार्बोनेट इन सब सॉइल, उसके नीचे कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। यहाँ दो चीज़ें आप देख सकते हैं, छोटा सा डिस्क्रिप्शन एक दिया खद्दर का और भांगर का, ठीक है। खद्दर सॉइल फाउंड इन लो एरियाज ऑफ वैली बॉटम विच आर फ्लोडेड एवरी ईयर, जहाँ पे हर साल बाढ़ आ जाती है, वैली वाले एरिया वहाँ पे खद्दर मिलती है, भांगर वहाँ मिलेगी जहाँ पे हाइयर रीच होगी लगभग 30 मीटर के आसपास फ्लूइड लेवल से, कि वहाँ पे बाढ़ नहीं आती होगी, ठीक है। यहाँ पे फाइन टेक्सचर होता है, यहाँ पे कोर्स होता है, मतलब इसके दाने महीन होते हैं, इसके दाने थोड़े से मोटे होते हैं, ठीक है। ये आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। द खद्दर सॉइल आर मोर फर्टाइल, खद्दर ज़्यादा फर्टाइल होती है बिकॉज लो एरिया में पाई जाती है, जहाँ पे हर साल बाढ़ आती है, तो बाढ़ अपने साथ में कुछ अच्छी चीज़ें भी लेकर के आती है। ये सॉइल जो होती है भांगर, दीज सॉइल्स आर लेस फर्टाइल बिकॉज दे आर फाउंड ऑन द हायर रीचेस अबाउट 30 मीटर अबव द फ्लूइड लेवल, फ्लूइड यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी ला करके दे नहीं पाती, ठीक है। क्रॉप्स, यहाँ पे फसल कौन कौन सी मिलती है। एलुवल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल, ये अपने आप में बहुत फर्टाइल होती है। दी सॉइल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम, एक एडिक्वेट प्रोपोर्शन मतलब जितने की हमको ज़रूरत है उस हिसाब से पोटाश, फास्फोरस और लाइम यहाँ पर पाया जाता है। ड्यू टू देयर सॉफ्टनेस एंड फर्टिलिटी दीज आर द बेस्ट सूटेड टू इरीगेशन एंड एग्रीकल्चर, सिंचाई के लिए और एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट यही मिट्टी होती है। When properly irrigated, the alluvial soil yield splendid crops of rice, जब प्रॉपर सही तरीके से इरिगेशन इसको दिया जाता है तो इसमें आप क्या क्या उगा सकते हैं, राइस मतलब चावल, वीट मतलब गेहूं, शुगर केन गन्ना, टोबैको मतलब तंबाकू, सुरती जो खाते हैं लोग, जूट उगा सकते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह, इन सब चीज़ों की खेती आप यहाँ पर कर सकते हैं। रीजन्स, ये चीज़ें, ये सॉइल हमें कहाँ कहाँ मिलती है। द वाइडेस्ट अकरेंस ऑफ द एलुवियल सॉइल इज इन द ग्रेट इंडो गैंगेटिक प्लेन, पहले ही बताया था, ग्रेट इंडो गैंगेटिक प्लेन जो वहाँ पाया जाता है, पंजाब से लेकर के वेस्ट टू वेस्ट बंगाल एंड असम इन द ईस्ट, ठीक है, पंजाब से लेकर के वेस्ट बंगाल और असम तक में ये जो है पाया जाता है, ठीक है। दे ऑल्सो अकर इन, कहाँ गया, अगले पेज पे आ गए, ठीक है। दे ऑल्सो अकर इन द डेल्टाज ऑफ महानदी, महानदी के डेल्टा पर भी ये सॉइल पाई जाती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी कुछ नदियाँ वहाँ पर भी ये मिलता है। सम एलुवियल सॉइल आर फाउंड इन द नर्मदा एंड तापी वैली, नर्मदा और तापी नदी जो घाटी बनाती है वैली वहाँ पर भी पाया जाता है, और गुजरात के नॉर्दर्न पार्ट्स में भी ये एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ये आप एक मैप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी टाइप की सॉइल्स पाई जाती है, ठीक है, आप इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एलुवियल सॉइल इस ग्रीन कलर में, देखिए एलुवियल सॉइल यहाँ से लेकर के मिलना शुरू होती है और यहाँ से असम तक में पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। एलुवियल सॉइल के बाद सेकंड नंबर आता है ब्लैक सॉइल का, काली मिट्टी जिसको कहते हैं। द ब्लैक सॉइल आर ऑल्सो कॉल्ड रेगर एंड ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि ब्लैक कॉटन इसलिए बोलते हैं, यहाँ पर कपास की खेती ज़्यादा होती है, कॉटन कपास जिससे कपड़ा बनता है, ठीक है। एलुवियल सॉइल के बाद सबसे ज़्यादा एरिया किसी का है तो ब्लैक सॉइल का, लगभग 16% एरिया, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया के पास में जितना है उसका लगभग 16% जो है एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, एलुवियल सॉइल तो 46% पाई जाती है, ठीक है। अब ये कैसे बनती है, दीज सॉइल्स हैव बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ द लावा स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज ड्यूरिंग वोल्केनिक एक्टिविटी इन द डक्कन प्लेटू एंड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, मतलब कि डक्कन प्लेटूज में जो जब लावा वहाँ से फुटता है, ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे निकलने से चीज़ें अंदर से निकल करके आती हैं। ये बहुत फाइन मटेरियल होती है, क्ले मटेरियल इनका होता है, ठीक है। इस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा पाया जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटाश और लाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है। एक मिनट, ये बंद हो गया गलती से, हाँ यहाँ रहा, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। दीज सॉइल्स आर जनरली इन पुअर इन फास्फोरिक कंटेंट्स, इसमें फास्फोरस बहुत कम मात्रा में मिलता है, ठीक है। द सॉइल इज वेल नोन फॉर इस कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, इसकी कैपेसिटी होती है नमी को ये पकड़ करके रख सकती है बहुत दिनों तक। ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन डीप क्रैक्स डेवलप इन द सॉइल, हाँ जब कभी कभी सूखा पड़ जाता है, ड्राई कंडीशन होती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ जाते हैं, ज़मीन में क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है।
अच्छा, व्हेन वेट, जब ये गीली होती है तो बहुत स्टिकी, चिपचिपी सी हो जाती है और इसके साथ में काम करना बहुत दिक्कत होती है। तो इसको पहले जो है टाइल्ड आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड, ठीक है। तो उसके बाद में इसको कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है, टाइलिंग की प्रोसेस हमें करनी पड़ती है ब्लैक सॉइल पे, तभी हमारे काम आती है थोड़ा सा। चलिए, एक चार्ट जैसा यहाँ बुक में दिया हुआ है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ऐसे देखना मुश्किल है, मैं ऐसे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। बाद में मिला के आप देख सकते हैं इसको। ये बताता है कौन सी मिट्टी कहाँ मिल रही है, कौन सी फसलें उसमें आप उगा सकते हैं, कितना एरिया ये कवर करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रीजन्स, ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ मिलती है, इन रीजन्स को देखते हुए चलते हैं। ब्लैक सॉइल आर स्प्रेड ओवर मोर देन 60% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। अभी पिछली पेज पे हमने देखा था कि टोटल 16% एरिया के आसपास पाई जाती है। रीजन्स क्या है, जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, रेनफॉल लो होता है, ठीक है। मतलब महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु, ये वो रीजन है जहाँ पे मिट्टी पाई जाती है। क्रॉप्स क्या होती है, मैंने पहले आपको बता दिया। कॉटन सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पाया जाता है, ठीक है। कॉटन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप विच इज ग्रोन इन द सॉइल, हेंस दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल और रेगर सॉइल, ठीक है। इसके अलावा वीट, शुगर केन, टोबैको, ऑयल सीड्स मतलब जिनको हिंदी में तिलहन फसलें कहते हैं, जिनसे हमको तेल मिलता है, जैसे सरसों हो गया, मूंगफली हो गई, ये सारी चीज़ें वहाँ पे, ठीक है। थर्ड नंबर पे आती है रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है, लाल और पीली मिट्टी। द रेड सॉइल ऑक्यूपाइज अ वास्ट एरिया ऑफ अबाउट 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, या परसेंटेज में बात करें तो 10.6% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये कैसे बनती है, ये भी बनती है वेदरिंग ऑफ एंशियंट क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक के टूटने से ये बनती है, ठीक है। सॉइल्स आर लोमी इन डीप डिप्रेशन एंड इन अपलैंड्स। डीप डिप्रेशन मतलब कि वो जगह जहाँ पे बहुत ज़मीन के नीचे वाला एरिया होता है, और अपलैंड्स जहाँ बहुत ऊपर होता है, ठीक है। लूज ग्रेवल होते हैं, हाईली कोर्स मटेरियल होता है, मतलब ये बहुत ढीली होती है, आपस में मजबूत ऐसे पकड़ नहीं होती, और हाईली कोर्स होती है, मतलब इसके ग्रेन तो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। द कलर ऑफ दिस सॉइल इज जनरली रेड, जनरली ये मिट्टी रेड कलर की होती है, एंड ऑफन ग्रेडिंग इनटू ब्राउन, कभी कभी ब्राउन कलर की पाई जाती है, चॉकलेट या येलो भी पाई जाती है हल्का हल्का सा, ठीक है। इसका कलर थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता रहता है। द रेड कलर इज ड्यू टू वाइड डिफ्यूजन रेदर देन हाई परसेंटेज ऑफ आयरन कंटेंट, इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म, ठीक है। सॉइल्स आर डिफिशिएंट इन फॉस्फोरिक एसिड, इसमें फॉस्फोरस काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, कम पाया जाता है, डिफिशिएंट मतलब कम, डिफिशियंसी। ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजनस मटेरियल बट आर फेयरली रिच इन पोटाश, इसमें फॉस्फोरस वगैरह कम होता है, ऑर्गेनिक मैटर कम होते हैं, लेकिन पोटाश होता है, ठीक ठाक होता है। लेकिन क्रॉप्स इसमें आप कल्टीवेट कर सकते हैं, आप इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करें, मतलब जिन चीज़ों की कमी है वो आप अलग से इसमें मिक्स कर दें। फसलें क्या पैदा होती हैं, कॉटन, वीट, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, टोबैको एटसेट्रा, ये सब चीज़ें यहाँ पे पैदा होती है, ठीक है। कब, जब आप इसमें फर्टिलाइजिंग करेंगे और इरिगेशन करेंगे, प्रॉपर आप इसको फर्टिलाइजेशन करेंगे और इरिगेशन करेंगे तब, ठीक है। रीजन कहाँ पाई जाती है, पूरा तमिलनाडु, कुछ पार्ट्स ऑफ केरला, साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ईस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छोटा नागपुर, प्लेटू, झारखंड में, ठीक है। इन जगहों पर ये वाली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लेटेराइट सॉइल, ठीक है। वर्ड लेटेराइट हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मीनिंग ब्रिक। ब्रिक आप जानते हैं ईंट, जिससे घर बनता है, ईंटें बनाई जाती है, ठीक है। मतलब ये मिट्टी जो है ये ईंट बनाने के काम आती है। इट डेवलप्स इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, वो जगह जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है। द लेटेराइट सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ओविंग टू हैवी ट्रॉपिकल रेन्स, बारिश की वजह से ये मिट्टी ऐसी होती है, इसकी प्रॉपर्टी बनती है। फीचर्स क्या है, द सॉइल आर एसिडिक इन नेचर, कोर्स एंड क्रम्बली इन टेक्सचर, ड्यू टू लैक ऑफ नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन कम होता है, पोटेशियम कम होता है, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स कम होते हैं, इसकी फर्टिलिटी भी इसलिए कम होती है, और कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं होती है। बट व्हेन द सॉइल आर मैन्यूर्ड एंड इरिगेटेड, सम क्रॉप्स कैन बी कल्टीवेटेड, मतलब कि जब आप इसको प्रॉपर मात्रा में पानी देंगे और इसकी देखभाल करेंगे तो यहाँ कुछ फसलें आप यहाँ पर उगा सकते हैं, ठीक है। एज द सॉइल्स आर इंडिफिनिटली ड्यूरेबल, ये ड्यूरेबल होती है, बहुत दिन तक टिके रहती है, तो बिल्डिंग मटेरियल में काम आती है। मैंने पहले बताया ब्रिक, ईंट। द सॉइल इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट डोजेस ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। द सॉइल आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांटेशन क्रॉप्स, यहाँ प्लांटेशन क्रॉप जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, सिनकोना, कोकोनट, कैशूनट्स एंड टेपियोका, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर उगा सकते हैं। रीज़न क्या है,
कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ ओडिशा, और कुछ कुछ आसाम और मेघालय की पहाड़ियों पर भी ये चीज़ पाई जाती है। ठीक है। लीचिंग, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, लीचिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल आर वॉश्ड अवे बाय हैवी रेन्स। मतलब अगर किसी जगह पर बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धुल जाते हैं, उसको बोलते हैं लीचिंग। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, नाम से पता चला जंगलों में जो मिलती है। फॉरेस्ट सॉइल्स आर मेनली फाउंड ऑन द हिल स्लोप्स वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। वो जगह जहाँ पर सफिशिएंट बारिश होती रहती है वहाँ पे हमें मिलती है फॉरेस्ट सॉइल मिलती है। दीज सॉइल्स ऑक्यूपाई 8% ऑफ द टोटल एरिया। सबसे कम एरिया लगभग इन्हीं का 8% सिर्फ। ठीक है। फॉर्मेशन कैसे होता है? द सॉइल आर फॉर्म ड्यू टू मैकेनिकल वेदरिंग कॉज्ड बाय स्नो, रेन, टेम्परेचर वेरिएशन। मैकेनिकल कॉजेस की वजह से ये सॉइल चट्टानों के टूटने से बनती है। फीचर क्या होते हैं? द सॉइल आर हेट्रोजेनस इन नेचर एंड देयर कैरेक्टर चेंज विद माउंटेन एनवायरनमेंट एंड एल्टीट्यूड। मतलब जितनी भी काली मिट्टी है वो लगभग सेम तरह की प्रॉपर्टीज शो करती है, बट जो ये वाली मिट्टी है फॉरेस्ट जो हमारी सॉइल है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ बहुत ऊंचा है, यहाँ जो मिट्टी पाई जाएगी वो कुछ अलग प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पाई जाएगी अलग प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पाई जाएगी तो अलग प्रॉपर्टी होगी। मतलब ये अलग अलग प्रॉपर्टीज हर जगह की इस मिट्टी की होती है। ठीक है। हेट्रोजेनस का मतलब होता है वो चीज़ें जो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हो। ठीक है। द सॉइल्स आर वेरी रिच इन हमस बट आर डिफिशिएंट इन पोटाश, फास्फोरस एंड लाइम। हमस अच्छा खासा होता है, जाहिर सी बात है, जंगल में पाई जा रही है तो हमस तो होगा, लेकिन पोटाश कम होता है, फास्फोरस कम होता है, लाइम भी बहुत कम होता है। द सॉइल्स आर स्पेशली सुटेबल फॉर प्लांटेशन ऑफ टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स। चाय कॉफ़ी इसमें आप उगा सकते हैं और ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो होते हैं वो उगा सकते हैं। द सॉइल इज़ लूमी एंड सिल्टी। लूमी होती है, सिल्टी होती है इन वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन इन अपर स्लोप। ठीक है, पहले ही बताया था मैंने। देखिए ये पहाड़ है, अगर दो पहाड़ ऐसे ऐसे दिख रहे हो इसको बोलते हैं वैली, इसको बोलते हैं वैली, और ये हमारा हो जाएगा अपर स्लोप। तो यहाँ मिट्टी की खासियत अलग होती है, यहाँ पर अलग होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे ये चीज़। इट इज़ एसिडिक विद लो हमस कंटेंट इन द स्नो कवर्ड एरियाज। जो स्नो कवर्ड एरियाज होते हैं वहाँ पे हमस कम होता है, ये एसिडिक होती है वहाँ पर। इट इज़ फर्टाइल इन लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली। वैली का जो लोअर पार्ट होता है तो वहाँ पे ये फर्टाइल होती है, वहाँ पे बर्फ़ कम गिरती है। रीजन्स क्या क्या कहाँ कहाँ मिलेगी? हिली एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर, सिक्किम, असम और आंध्र प्रदेश, इन एरियाज में सॉइल पाई जाती है। द लास्ट वन एरिड सॉइल, सबसे कम इसी का 4% है। हालांकि फॉरेस्ट सॉइल के लगभग आसपास है 6% और 4% में ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, 4% टोटल इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया उसका 4% ये मिट्टी पाई जाती है। दीज सॉइल आर फाउंड इन दोज रीजन्स विच रिसीव लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। मतलब वो एरिया जहाँ पे बारिश 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, बहुत कम बारिश होती है। द सॉइल रेंज रेड टू ब्राउन इन कलर, इसका कलर लाल या ब्राउन के आसपास में होता है। द सॉइल कंटेन्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, इसमें नमक घुला हुआ होता है थोड़ा। ठीक है। दे कंटेन अ लो परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट एंड एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन। इनके अंदर जो होता है ना ऑर्गेनिक मैटर वगैरह बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये उन एरिया पाई जाती है जहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो अगर बारिश नहीं होगी तो किसी तरह का वेजिटेशन भी वहाँ पर नहीं पाया जाएगा। तो जब वेजिटेशन नहीं होगा तो इनमें ऑर्गेनिक मटेरियल कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, सीधी बात। द सॉइल इज एल्कलाइन इन नेचर एज देयर इज नो रेनफॉल टू वॉश द सॉल्युबल सॉल्ट। पानी में मिट्टी नमक धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है, जब बारिश होती है तो बारिश के साथ में ये नमक धुल जाता है, बट यहाँ बारिश नहीं होती है तो एल्कलिटी इसकी बढ़ जाती है। ठीक है। हाँ, द लोवेस्ट होराइजन ऑफ द सॉइल इज ऑक्यूपाइड बाई कंकड़। कंकड़ जानते होंगे, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स द कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होराइजन रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। कंकड़ जब इकट्ठा हो जाते हैं तो पानी का इनफिल्ट्रेशन वहाँ से नहीं हो पाता है। द सॉइल्स आर इनफर्टाइल बट विद इरीगेशन। सॉइल तो इनफर्टाइल होती है, लेकिन अगर हम इरीगेशन करें, फर्टिलाइजर का यूज़ करें, ड्रॉट रेजिस्टेंस और सॉइल टॉलरेंट ड्राई क्रॉप्स यहाँ पे कुछ उग सकती हैं जो सूखा रहित होती है, उनको सूखे से फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कॉटन, वीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस एंड आर ग्रोन। ये कुछ फसल यहाँ पे उगा सकते हैं कब? जब आप यहाँ पे इरिगेशन करेंगे और फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मिट्टी कहाँ मिलती है? वेस्टर्न राजस्थान, नॉर्दर्न गुजरात और साउदर्न पंजाब में मिलती है। ठीक है। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ सॉइल बाय द फॉरेस्ट ऑफ नेचर forces of nature like wind and water more rapidly than the various soil forming process can replace it। देखिए सॉइल बनना बहुत धीमी प्रोसेस है, लेकिन कटना तेज़ है।
जो कुछ फोर्सेस जो होते हैं जैसे कि हवा और पानी, ये मिट्टी को बहुत तेज़ी के साथ में काटते चले जाते हैं, इस तेज़ी से काटते हैं जिस तेज़ी से हम बना नहीं पाते हैं, ठीक है। जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस एंड इरोजनल प्रोसेस, द बैलेंस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर। बैलेंस तो बना हुआ है बट इस बैलेंस को हम लोग डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इरोजन पर भी ध्यान दें। पहला क्या, वाटर इरोजन की बात करते हैं, जो वाटर इरोजन हमारा होता चला जाता है। देखिए, वाटर इज़ अ पावरफुल एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन। वाटर जो है बहुत ज़्यादा ये दिक्कत देता है सॉइल इरोजन के लिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। कैसे कैसे होता है, पहला क्या, शीट इरोजन। पानी कहीं लगातार बह रहा है तो टॉप लेयर जो होती है वो धीरे धीरे पानी के बहने के साथ में ख़त्म होती जाती है, इसको हम बोलते हैं शीट इरोजन बोलते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये शीट इरोजन है, ठीक है। पहले ऐसी थी अब ऐसे हो गई, मिट्टी कट गई थोड़ी थोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्या, रिल इरोजन है। रिल कैसा होता है, सेकंड स्टेज होती है ये शीट इरोजन की। शीट इरोजन जब और ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर मान लो आप उसको कॉन्टिन्यूसली चेक नहीं कर पा रहे हो, अनचेक रह जा रहा है, तो धीरे धीरे वहाँ पर रिल बन जाती है। रिल मतलब स्मॉल फिंगर टाइप शेप होती है, ठीक है। कुछ सेंटीमीटर की गहरी ये होती है, ये कुछ सेंटीमीटर गहरे वहाँ पे उंगलियों जैसे निशान बन जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं रिल। मे डेवलप ऑन द लैंडस्केप, ठीक है। धीरे धीरे लैंडस्केप भी हो सकता है इस वजह से यहाँ पर धीरे धीरे। द फाइन रिल इंक्रीज इन नंबर एंड ऑल्सो बिकम डीपर। जो अच्छी अच्छी रील्स होती हैं थोड़ी बढ़ जाती है, धीरे धीरे वो बढ़ती जाती हैं और बहुत गहरी भी हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, उसकी ब्रांचेस निकल जाती है वहाँ पे पेड़ की तरह से, इसको रिल इरोजन कह देते हैं। फिर होता है गली इरोजन, ये थर्ड स्टेज होता है शीट इरोजन का। शीट इरोजन के बाद रिल बनती है, रिल से बन जाती है गली। जब रिल बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, तो इसको गली बोल देते हैं। मेन कॉज ऑफ गली इरोजन इज द रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, पर्टिकुलरली ऑफ ट्रीज विद देयर वाइड स्प्रेड बाइंडिंग रूट्स। अगर आपने पेड़ वहाँ से काट दिए, पेड़ जब बहुत बड़े लेवल पे होते हैं उनकी जड़ें बहुत फैली होती हैं और वो मिट्टी को पकड़ करके रखते हैं वहाँ पर, लेकिन अगर आप पेड़ काट दोगे तो मिट्टी को कौन पकड़ेगा, तो गली बनना बहुत आसान हो जाता है और मिट्टी वहाँ से गली बन करके कटती रहती है, ठीक है। तो जो गली होती है, गली कट अप एग्रीकल्चरल लैंड एंड द एंटायर एरिया मे बी टर्न इनटू अ बैड लैंड टोपोग्राफी। पूरे एरिया को काट के अलग कर देती है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सरफेस लेयर यहाँ दी हुई थी, ठीक है। ये गली बनने के बाद ये हाल हो जाता है ऐसे ऐसे कि पूरी की पूरी ज़मीन ही अलग हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये था वाटर इरोजन। फिर आता है विंड इरोजन, हवा से दिक्कत होती है विंड इरोजन। विंड इज अ पावरफुल एजेंट ऑफ कोरोजन इन एरिड एंड सेमी एरिड लैंड्स विद लिटिल रेनफॉल। उन एरियाज में जहाँ बारिश बहुत कम होती है तो मिट्टी सूख जाती है, तो हवा चलेगी तो सूखी मिट्टी बहुत आसानी से उड़ जाती है। विंड कैन लिफ्ट द वैल्यूएबल टॉप सॉइल फ्रॉम वन एरिया एंड डिपोजिट इन अनदर एरिया। एक जगह से उठा करके दूसरे एरिया में उसको वो रख देती है। विंड इरोजन इज अ वेरी डेंजरस टाइप ऑफ इरोजन बिकॉज ड्यू टू विंड मोस्ट ऑफ द डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर एक्सपेंडिंग। दुनिया में जो रेगिस्तान है, जो डेजर्ट, वो फैल रहा है। क्यों? विंड की वजह से। वो एक जगह की रेत को दूसरे जगह तक बड़े आसानी से फैला दे रहा है। कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स क्या हैं? ह्यूमन फैक्टर्स क्या है? डिफॉरेस्टेशन। आप पेड़ काटते जाओगे तो मिट्टी को कौन रोक करके रखेगा? Within the increase in population, modernization and industrialization, the pressure on forest resource is increasing every day. जो forest resource हमारे वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। This has result in reckless cutting of forest. इसकी वजह से लोग पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं लगातार। इससे प्रॉब्लम आ रही है, सॉइल इरोजन की आ रही है। पेड़ों के जो रूट्स है वो ज़मीन को रोक करके रखती है और पानी के फ्लो को रेगुलेट करती है और सॉइल को इरोजन से बचाती है। लेकिन अब अगर काट दोगे तो रिजल्ट अलग हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी और सॉइल इरोजन आपका होना स्टार्ट हो जाएगा, इससे डैमेज होगा, ठीक है। शिवालिक रेंज की बात करें, द लार्ज स्केल डैमेज टू सॉइल इन शिवालिक रेंज। हिमालय की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो शिवालिक रेंज है। इसमें पंजाब का एरिया आता है, हरियाणा का और थोड़ा मध्य प्रदेश का आता है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से दिक्कत इन एरियाज़ में हो रही है। फिर है ओवर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग पता है, वही भेड़ बकरियां जो फसल चर जाती हैं। ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी, दिक्कत वही आएगी, वहाँ पे घास वास नहीं रहेगी। फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड प्रोवाइड मच नीडेड फोडर फॉर एनिमल्स। फोडर मतलब चारे वाली फसलें जो वो खाते हैं। रेनी सीजन में क्या होता है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, एनिमल्स को इनफ फोडर मिल जाता है। बट जब सूखा पड़ जाता है तो चारे की कमी पड़ जाती है, तो घास खाने लगते हैं ये लोग, ठीक है। अब घास को जड़ से उखाड़ के खा जाते हैं, टॉर्न आउट बाय द रूट्स। उससे क्या होता है कि वहाँ की सॉइल जो लूज स्ट्रक्चर की हो जाती है और बहुत आसानी से बारिश से धुल सकती है, मिट्टी से धुल सकती है, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग की दिक्कत सबसे ज़्यादा हिली एरियाज़ में ज़्यादा होती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर
और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन एरियाज में ज़्यादा होता है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे भेड़ हैं जो घास वास खा रहे हैं। फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, आप एग्रीकल्चर कर रहे हो बट आपके तरीके सही नहीं है, आपके तरीके से भी दिक्कत, जैसे कि प्लगिंग फील्ड्स अलोंग द स्लोप मेक्स इट ईजियर फॉर रनिंग वाटर। ठीक है, अगर मान लो आपका खेत किसी स्लोप वाले एरिया पे, ठीक है, आप वहाँ पे खेत की प्लगिंग करें, प्लगिंग मतलब जुताई, मिट्टी को खोद के ऊपर निकालना तोड़ तोड़ के, ठीक है, इससे मिट्टी ढीली हो जाएगी। तो अब वो स्लोप वाला एरिया, ज़रा सी भी बारिश होगी सारा पानी नीचे की तरफ भागेगा तो मिट्टी को अपने साथ में लेकर के जाएगा। ठीक है, दूसरा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, ये भी सॉइल एरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि लोग फॉरेस्ट को काट के शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं। फॉरेस्ट काट के खेत बनाया, 1 साल खेती करी, 2 साल खेती करी, छोड़ करके चले गए दूसरे जगह पर, तो ये दिक्कत इससे भी होती है। सॉइल कंजर्वेशन इंक्लूड्स ऑल दोज मेजर्स विच हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द सॉइल। अब ये बात है कि देख ले कटती कैसे, बचाना है, कैसे बचाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहला अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का जस्ट उल्टा होता है अफॉरेस्टेशन, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाइए। ठीक है, फेलिंग ऑफ ट्रीज शुड बी स्टॉप्ड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू प्लांट ट्रीज इन न्यू एरियाज, नए नए एरिया में आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स की जो ग्रेजिंग उसको रिस्ट्रिक्ट करिए, किस एरिया में कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा सा फोडर क्रॉप शुड बी ग्रोन इन लार्ज क्वालिटी, आप फोडर क्रॉप ज़्यादा उगाइए जिससे जानवरों को वहाँ तक आने की ज़रूरत ना पड़े। कंस्ट्रक्टिंग डैम्स बना करके भी आप सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। मिट्टी के साथ जो पानी जाता है, पानी के साथ जो मिट्टी जाती है उस चीज़ को आप बार बार चेक कर सकते हैं, पानी की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा सा। प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन की, अलग अलग टाइम पे आप अलग अलग क्रॉप्स को एक ही फील्ड में बार बार उगा सकते हैं जिससे न्यूट्रिएंट्स उसमें बने रहेंगे। ठीक है, चेकिंग एंड रिड्यूसिंग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, चेक करिए कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर तो नहीं हो रहा और उसको कम करने की कोशिश करिए, ट्राइब्स जो करते हैं। टेरेसिंग एंड कंटूर बंडिंग अक्रॉस हिल स्लोप्स इन वेरी इफेक्टिव। टेरेसिंग का मतलब होता है कि ऐसे सीढ़ी बना करके, मान लीजिए अगर ऐसे स्लोप था तो आप स्लोप पे खेती ना करके आप सीढ़ी बना कर खेती करो, ऐसे ऐसे पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होता है, इससे मिट्टी कटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, इससे मिट्टी कटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ये बार बार क्यों दिक्कत दे रहा है। ठीक है, हाँ, प्लगिंग अलोंग द फ़ोन थोड़ा दिक्कत दे रहा है। ठीक है, प्लगिंग अलोंग द कंटूर लाइन्स कैन डी एक्सेलरेट द फ्लो। प्लगिंग अलोंग कंटूर लाइन्स की आप प्लगिंग करिए तो कंटूर बना करके ऐसे करिए, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, इससे क्या होगा ना, फ्लो ऑफ वाटर कम हो जाएगा, नीचे की तरफ वाटर का फ्लो थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसको बोलते हैं कंटूर प्लगिंग, इसको कहते हैं। ठीक है, कुछ स्टेप्स इसके लिए हो सकते हैं अलग अलग। टेरिस कल्टीवेशन वगैरह अभी आपने देखा, हिमालय के रीजन में चीज़ें करी जाती हैं। सॉइल इरोजन कैन बी चेक्ड बाय स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब होता है कि इस स्ट्रिप पे आपने खेती करी छोड़ दिया, यहाँ खेती करी छोड़ दिया, यहाँ खेती करी छोड़ दी, ऐसे ऐसे होती। ठीक है, अलग अलग स्ट्रिप ऑफ घास वहाँ पे, अब उससे क्या होना है, घास उगने दी जाती है, यहाँ पे घास उग सके। ठीक है, इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग कहा जाता है। ठीक है, और साइड में हम कुछ जो है पेड़ों को लगा देते हैं, पेड़ की एक रो हम साइड में लगा देते हैं और इस रो को हम कहते हैं शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। ये शेल्टर बेल्ट जो होती है कंट्रीब्यूट करती है कि वहाँ पे मिट्टी इकट्ठा ना होने पाए और डेजर्ट वगैरह को स्टेबलाइज करने के काम आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटूर प्लगिंग ऐसे होती है, शेल्टर बेल्ट इस तरह से यहाँ पे पेड़ों को जो लगा दिया गया है। ये आपकी स्ट्रिप क्रॉपिंग है कि पट्टियाँ बना के खेती हो रही है, और ये आपकी टेरेसिंग है। ठीक है, और इसी के साथ में चैप्टर आपका समाप्त होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। अगर कुछ दिक्कत आपको लगती है किसी चीज़ या किसी टॉपिक के बारे में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ये 2 पार्ट में हो गया है, पहला पार्ट आप आराम से देख सकते हैं जाकर के, दूसरा पार्ट आपको यहाँ पर मिल गया है। और इसके अलावा जो भी चीज़ें अभी बची हुई हैं, ठीक है, आप कोशिश करिए कि जल्द से जल्द आप सारा रिवीजन करते चलिए। हमारी कोशिश है कि हम वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते रहें, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सारे के सारे, और आप भी इस पे काम करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।